सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गाइस वेलकम टू द चैनल। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अगली वीकली करंट अफेयर्स वीडियो पे, जहां पे हम आज डिस्कस करेंगे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 11th टू 17th ऑफ जनवरी 2025। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो हमने ये वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो अक्टूबर मंथ से स्टार्ट की थी। अगर आप एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लरिकल दोनों को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा। टेंटेटिवली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एसबीआई क्लरिकल का मीन्स जो है वो फरवरी के आसपास होगा, फरवरी एंड में या मार्च फर्स्ट वीक में हो सकता है। और हमारा एसबीआई पीओ का जो मेंस है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है अराउंड एंड अराउंड अप्रैल के आसपास हमारा एसबीआई पीओ का मेंस हो सकता है। तब इन दोनों ही एग्जाम्स में अगर मैं आखिरी 6 महीने की बात करूं तो अक्टूबर एक बहुत प्रोमिनेंट मंथ बन जाता है और हमने वहीं से ही कहीं ना कहीं आपके वीकली क्लासेस स्टार्ट की थी। तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिए बिकॉज दे कैन ऑल्सो हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। उसके अलावा मैं आपको हर सेशन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, वो मैं आज भी करूंगा आपके सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट सभी एस्पिरेंट से ये है, जब भी आप इन सेशंस को देखते हैं तो आपके पास एक नोटबुक और आपका पेन होना चाहिए, ताकि आप यहां पे सबसे पहले अपने हर क्वेश्चंस का आंसर मार्क करें। और उसके साथ साथ अगर आप कोई गलती कर रहे हैं या आपका कोई आंसर गलत होता है तो आप प्लीज नोट कीजिए कि मेरा आंसर गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम लोग यहीं पे गलती करते हैं, हम लोग आंसर सॉल्व करके चले जाते हैं। वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इन सेशंस का। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको आंसर्स को नोट करना। अगर कुछ गलत हो रहा है या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला है सेशन में तो प्लीज नोट डाउन करके अपने पास रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑन दैट नोट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और अगर मैं बात करूं आज में, तो आज हम अराउंड 25 प्लस टॉपिक्स या फिर 25 प्लस न्यूज जो है वो आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे दो बहुत ही प्रोमिनेंट न्यूज हैं। एक आएगा सबसे इंपॉर्टेंट, यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट जो है वो रिलीज हुई, उसको बहुत डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आयुष्मान भारत स्कीम में 34 स्टेट एनरोल्ड हुआ है। कौन सी वो स्टेट है, क्या है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना स्कीम, तो वो सब डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। सो स्टे टिल दी एंड। चलिए जी, शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से ऊपर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूं कि बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज और कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जनरली बैंकिंग एग्जामिनेशंस में। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, पहला ही क्वेश्चन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेट करता है, जहां पे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटर यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। अब न्यूज क्या है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने बोला है कि हम 1 अप्रैल 2025 से जो ऑक्शनिंग है ऑफ द अनसोल्ड एसेट्स, जो कि लिक्विडेशन प्रोसेस जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर करवाया जाता है, अगर उसमें भी कोई एसेट्स अनसोल्ड रह जाए तो उसको ऑक्शनिंग यहां पे करवाई जाएगी। उस प्लेटफॉर्म के बारे में न्यूज है, तो आपको मुझे बताना उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट द आंसर इन योर नोटबुक, कि जो भी आपको आंसर लग रहा है, ठीक है जी, पॉज कीजिए और अपने 10 सेकंड लगा के अपना आंसर लगाइए। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आई होप आप सबने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ईबी एपक्रे ऑक्शन प्लेटफॉर्म। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि एपक्रे ऑक्शन प्लेटफॉर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे आपके अनसोल्ड एसेट्स जो है अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस वो यहां पे ऑक्शन करवाया जाएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कि जो एपक्रे प्लेटफॉर्म है, इसका एक और नाम जिसको हम बोलते हैं बैंकनेट। ठीक है, बैंकनेट। अब बैंकनेट क्या है, बैंकनेट का मतलब बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क। तो ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आपको हो सकता है एपक्रे की जगह ये पूछा जाए बैंकनेट क्या है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, सिंपल ऑब्जेक्टिव है बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क, यानी कि बैंक के जो भी हमारे एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनको जब हम ऑक्शन करेंगे, भाई अब सिंपल बात है, मैंने किसी जमीन के ऊपर लोन दिया हुआ था, वो जमीन मेरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। अब मैं करूंगा क्या, पैसा रिकवर कहां से करूंगा, जब मैं उसको ऑक्शनिंग पे लेके जाऊंगा, बेचूंगा ना, चाहे कम दाम पे बेचूंगा, बेचूंगा तो सही कि कुछ तो पैसा आए। वही चीज यहां पे की जाती है कि जो एफिशिएंट प्रॉपर्टी ऑक्शंस हैं, ताकि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको रिकवर करवाया जा सके, इसलिए ऑक्शनिंग की जाती है। और वो ऑक्शनिंग कहां पे होगी, एपक्रे प्लेटफॉर्म पे होगी। अब प्लेटफॉर्म के बारे में समझ लिया। ये प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है जी, ये था हमारा इस प्लेटफॉर्म के बारे में। अब समझते हैं इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बोला, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड उसको रेगुलेट, मॉनिटर और एक हिसाब से आप कह सकते हैं रेगुलेट करने वाला वो कौन है, वो है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 2016 में हमने बनाया था
और मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आते हैं उनको कैसे हम टाइमली रिजॉल्व करवा सकें। ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल एसेट्स हो, चाहे वो पार्टनरशिप एसेट्स हो, चाहे या फिर वो कंपनीज के एसेट्स हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ये रेगुलेटर काम भी करता है और मॉनिटरिंग का काम भी करता है। रेगुलेट क्या करता है, हमारे प्रोफेशनल्स को, एजेंसीज को, एंटिटीज और प्रोसेसेस को, और किस किस को मॉनिटर या फिर ओवरसी करता है, हमारे कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन और बैंक्रप्सी प्रोसेस को। देखिए, अगर मैं बात करूं बैंकिंग इनिशिएटिव्स के बारे में, तो मैं आप सबको बोलूंगा कि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल, मैंने आपके साथ दिसंबर की वीडियोस में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो मैं आपको चाहूंगा कि आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बैंकिंग अमेंडमेंट बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारे नॉमिनीज चेंज करवाए गए हैं, जो हमारे अनसोल्ड, जैसे हम डीएससी की बात करते हैं, वैसे ही जो हमारे अनसोल्ड डिविडेंड्स हैं उनको हम कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो हम लोगों बैंकिंग अमेंडमेंट बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के आपके एसबीआई पी और एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे अगली न्यूज के ऊपर। दूसरा न्यूज जो है हमारा आता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर मैं डब्ल्यूईपी की बात करूं और आपने पिछला सेशन मेरा देखा है, पिछला सेशन 4 to 11 ऑफ जनवरी वाला वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म पे जब हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था कौन सा सखी, फरल सखी, जहां पे हमने बात किया था कि फरल एक खाने का पदार्थ है, जहां पे उसको हम चाहते हैं कि फेस्टिव सीजन में जितना ज्यादा फरल का प्रोडक्शन हो सके और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एडवांटेज क्या होगा, वहां से उनकी एम्पावरमेंट बढ़ जाएगी। वहां पे भी उस इनिशिएटिव किसने स्टार्ट करवाया था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि नीति आयोग का इनिशिएटिव है। ठीक है, नीति आयोग का इनिशिएटिव क्यों था, क्योंकि नीति आयोग ने इस इनिशिएटिव को इंक्यूबेट, डिजाइन आइडिया नीति आयोग का था, अब ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म बन चुका है। तो अब वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट है, जिसका नाम है एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान। ठीक है जी, एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव। आपको मुझे बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनर किया है डब्ल्यूईपी ने। रिलायंस, बिग बाजार, न्यू शॉप, डी मार्ट या फिर फ्लिपकार्ट। तो यहां पे आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, न्यू शॉप इज द राइट आंसर हियर। अब अगर इस न्यूज को थोड़ा सा और समझेगा, तो हुआ बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको बताया वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप ने एम्पावर हर बिज सपनों की उड़ान इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जो कि इसके अवार्ड टू रिवॉर्ड प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एम्पावरिंग वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। ठीक है जी, सिंपल ऑब्जेक्टिव है, नाम क्या है, एम्पावर हर बिज। तो एम्पावरमेंट कैसे दी जाएगी, हमारे स्किल्स और रिसोर्सेज वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स 50 पार्टिसिपेंट्स इस प्रोग्राम के अंदर हम टोटल 50 पार्टिसिपेंट लेंगे, जिनकी एज होगी 18 to 35 के अंदर, और टॉप 20 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको 100% वेवर मिलेगा ऑन द न्यू शॉप फ्रेंचाइजी। तो न्यू शॉप बेसिकली एक एंटिटी है, एक फ्रेंचाइजी, तो उनकी फ्रेंचाइजी उनको यहाँ पे फ्री मिल जाएगी। ठीक है जी, एरियाज कौन से हम देख रहे हैं, दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कौन सा इनिशिएटिव है, कौन सी चेन है, दैट इज न्यू शॉप इज द चेन हियर। चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। तो रिसेंटली ई वे बिल, ठीक है जी, ई वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जीएसटी के अंदर हमारे कंपोनेंट है ई वे बिल। सो ई वे बिल जनरेशन फॉर दिसंबर 2024 वाज रिपोर्टेड एज द सेकंड हाईएस्ट लेवल, दैट इज सेकंड हाईएस्ट लेवल जो इसके पूरे साल में था, वो अचीव किया गया था इन द पास्ट 2 ईयर्स। तो आपको मुझे बताना है किस मंथ ने सबसे हाईएस्ट ई वे बिल जनरेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया, बिकॉज दीज आर काइंड ऑफ क्वेश्चंस फैक्चुअल हैं बट पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो वो मंथ कौन सा है जी, वो है अक्टूबर 2024 विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, अब देखो मुझे खुद अब काफी बच्चों को लग रहा है सर इतना अंदर क्या इतना फैक्चुअल याद करना पड़ेगा। देखिए क्या है, अगर कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव होता है कि पूरे साल में हाईएस्ट मैं बोलूं हाईएस्ट सेल्स हुई हैं, या सेकंड हाईएस्ट सेल हुई है, या सेकंड माइलस्टोन है कि पिछले 7 साल में सबसे बड़ा टारगेट अचीव हुआ है, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आपको अमाउंट चाहे ना बताओ, बट आपको ये पता चाहिए कि हाईएस्ट कहां पे था, अक्टूबर में था, सेकंड हाईएस्ट दिसंबर में रिपोर्ट हुआ है। अब जानते हैं ई वे बिल क्या होता है। ई वे बिल बेसिकली आपका बिल आया है जिसको कि जैसे मैंने को बताया पार्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है 2018 में स्टार्ट करवाया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। सिंपल ऑब्जेक्टिव है ई वे बिल, वे का मतलब क्या है, रास्ता, इलेक्ट्रॉनिकली वे, तो मतलब जब भी आप सीमलेस मूवमेंट करना चाहते हो तो फैसिलिटेट करता है सीमलेस मूवमेंट ऑफ गुड्स विद इन एंड अक्रॉस द स्टेट्स और
इंश्योर करता है कि जो जीएसटी के टैक्स कंप्लायंस है वो यहां पे किए होंगे। अब देखिए मैंडेटरी क्या है, ई वे बिल मैंडेटरी है अगर आपका कंसाइनमेंट 50,000 रुपए से ऊपर है। तो ये चीज याद रखना क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है। ई वे बिल कंसाइनमेंट कितने के ऊपर आपको ई वे बिल मैंडेटरी है, 50,000 के ऊपर। ठीक है जी। 15 डिजिट यूनिक ट्रांसपोर्ट आईडी जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है अंडर द ई वे बिल, और जब आप उसको शो करते हो तो आपका ट्रांजिशन आसान हो जाता है। वैलिडिटी डिपेंड करते हैं डिस्टेंस, तो एक दिन में 100 किलोमीटर तक के लिए आपको वो जो आपका ई वे बिल है वो वैलिडेट किया जाता है, और हर एडिशनल डे के साथ आपको सब्सिक्वेंट 100 किलोमीटर जो है वो आपके ऐड होते रहते हैं, और ये विद इन स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स दोनों जगह पे अवेलेबल है, यानी कि इट इज यूज्ड इन इंट्रा स्टेट्स एज वेल एज इन इंटर स्टेट गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट हियर। जब मैं जीएसटी की बात करता हूं तो एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी क्या है। जीएसटी एक हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है जी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बहुत ही बेसिक चीज है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, बट कहीं ना कई बार हम लोग यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी और इनकम टैक्स में फर्क क्या है। इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एक नया रूल इनिशिएट किया है जिसके अंदर सभी लैंडर्स को अपडेट करने पड़ेंगे अपने क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स। तो जो भी क्रेडिट रिकॉर्ड्स हैं अपडेट करने पड़ेंगे कितने दिनों के अंतर्गत, टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ क्रेडिट रिपोर्टिंग। आपको बताता हूं अर्लियर क्या था, अर्लियर इट वाज यूज्ड टू बी 1 मंथ, पहले 30 डेज था, अब चेंज कर दिया गया। तो बताइए कितना है, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन। तो अब इसका आंसर क्या है, अब इसका आंसर है 15 डेज। ठीक है, 15 दिन से कम कर दिया गया, 15 दिन पे 30 दिन से। ठीक है जी, अब जैसे मैं कहूँ पहले मंथली था, अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी रीपेमेंट टाइमली हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट हो रहा है टाइम टू टाइम तो आपकी रीपेमेंट्स टाइमली हो जाएंगी। उसके बाद क्लियर और करंट असेसमेंट हमें यहां पे मिल जाएगी ऑन द क्रेडिट रिस्क ऑफ अ बैंक ईयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं ना कहीं क्या आ रहा है। अब अगर आप कुछ भी देख रहे हैं, जब हम सेबी की बात करते हैं चाहे हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हमने पिछले काफी मंथ्स में ऐसे इनिशिएटिव्स पढ़े जहां पे कहीं ना कहीं क्या करवाया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी पे और जो रेजोल्यूशन हैं, यानी कि जो जितना भी जल्दी हमारा जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जल्दी से जल्दी करने की बात की जा रही है। जैसे सेबी का T+0 सेटलमेंट, तो T+1 पे थे, हम T+0 पे आ गए। ठीक है, पहला कंट्री बन रहा है जो T+0 सेटलमेंट करना चाहता है। हमने ये पढ़ा था सेबी करवा रहा है, यहाँ पे भी रेजोल्यूशन कम करवाया जा रहा है। सीपी ग्राम्स में भी देखिए पहले 30 दिन था, उसको भी हम रिजोल्व करके अब 21 दिन में जो हमारा रेजोल्यूशन है वो करना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी है पिछले सेशन में। अगर आपने दोस्तों ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि आप हमारे पुराने वीडियोस जो है वो देख सकते हैं, जहां पे हमने सीपी ग्राम्स के बारे में, आपका सेबी का T+0 सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बिकॉज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हमारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल्ड चीज बताई है अबाउट द अचीवमेंट्स दैट द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड और इंडिया हैज मेड इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एज per the Union Ministry of Renewable and Energy, consider the following statements regarding India's renewable energy growth as of January 2025. India's total renewable energy installed capacity reached at 209.44 gigawatt, marking a 15.84% increase compared to 2023. जो हमारा सोलर पावर है उसमें एडिशन हुआ है 24.5 गीगावाट का 2024 में, जहां पे हमने अराउंड 33.47% ग्रोथ एक्सपेक्ट देखिए, राइज एक्सपेक्ट किया है। टोटल कैपेसिटी ऐड हुई है 28.64 गीगावाट, रिप्रेजेंटिंग 119.4% इंक्रीज कंपेयर टू 2023। कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चन। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्या फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए जनरली फैक्चुअल डाटा जो है वो अगर आप देखेंगे इन एग्जाम से पूछा जाता है, बट इस तरह पे जैसे 0.4, 0.3, 0.6 बहुत बच्चे बोलते हैं क्या कैसे याद करें। इन टर्म्स ऑफ दैट उनको छोटा सा टेबल बनाइए और उस टेबल में इन पॉइंट्स को लिखिए और वहां पे उनको 2-3 बार रिवाइज करिए, देखिए बार बार इनको, तो आपको ये चीजें ज्यादा जल्दी रिवाइज हो पाएंगी। अब आते हैं इस चीज पे कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही है, बट बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे टारगेट्स है क्या। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स क्या थे। देखिए इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रजिस्ट्रेशन जो है वो 15.84% ग्रोथ हमने देखा है। ठीक है जी,
तो अब अगर मैं बात करूं टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की, तो हमारी कैपेसिटी कहां पे हो चुकी है 209.44 गीगावाट हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है, जहां पे हमने अराउंड 15.84% गीगावाट का कह सकते हो आपने इंक्रीज देखा है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। उसके बाद हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो हो चुके 28.64 गीगावाट, ठीक है, जहां पे हमने अराउंड 119.46% इंक्रीज देखा है पिछले साल के कंपैरिजन पे यहां पे। अब बात करते हैं सोलर और विंड एनर्जी के ऊपर। तो सोलर और विंड एनर्जी की मैं बात करूं तो सोलर एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत इनिशिएटिव्स निकाले हैं, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम्स, ठीक है ना, पीएम कुसुम स्कीम, कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी के ऊपर काफी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 साल में लॉन्च किए हैं। तो उसी केस में गवर्नमेंट ने बोला कि उसकी ग्रोथ जो है हमें देखने को यहां पे मिली है। हमने देखा है कि जो एडिशनल ग्रोथ है वो हुआ है 24.54 गीगावाट, जहां पे हमने अराउंड 33.47% का राइज देखा है। देखिए अब 33.47 याद होना हो, बट अप्रोक्सीमेटली याद रखो 33%, ठीक है जी। और हमारा जो सोलर कैपेसिटी है वो हो चुका है 97.86 गीगावाट, अप्रोक्सीमेटली 90 गीगावाट आपको यहां पे याद होना चाहिए। विंड एनर्जी केस में हमने क्या देखा है कि विंड एनर्जी केस में एक्सपेंशन हुआ है 3.42 गीगावाट एडिशनल, और हमें 7.6% का इंक्रीज देखा है फ्रॉम द ईयर 2023 ऑनवर्ड्स ईयर। बायो एनर्जी के ऊपर 11.3 गीगावाट है और 4.7% का इंक्रीज देखा गया है। और स्मॉल हाइड्रो पावर में आपका इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो है वो हुआ है 5.10 गीगावाट का और 2.2% का यहां पे राइज देखने को मिला है। आई नो गाइस काफी ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बट देखिए दोस्तों एग्जाम है, हमें इस एग्जाम को निकालना है। ऑब्वियसली एग्जाम में हमसे कुछ ना कुछ तो फैक्चुअल पूछेगा ना, हर चीज इतना आसान भी नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे के सारी चीजों को क्रैम कीजिए, थोड़ा सा आइडिया लेके दीजिए। जैसे मैं आपको बोला कि यहाँ पे आप 7.5 का आइडिया ले लीजिए, 98 गीगावाट का आइडिया ले लीजिए, अप्रोक्सीमेशन आइडिया ले लीजिए, क्योंकि जनरली आपको अगर अप्रोक्सीमेशन आइडिया है तो आप इस एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। अब रिसेंटली क्या होता, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। और उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने अनाउंस किया है कि अब हम एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ मनाएंगे। तो आपको मुझे बताना है कौन सी डेट्स से बोला गया है एनिमल हस्बेंड्री वेलफेयर मंथ जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस तरह के सवाल हमें जनरली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कौन सी डेट्स हैं जी, किस मंथ को डिक्लेयर किया गया है। बिकॉज क्वेश्चन वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है कि इन डेट्स में कौन सा डे या कौन सा मंथ उसको नेम दिया गया, इट वाज नेम्ड एज एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ। तो वो डेट्स हैं दोस्तों 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक, ठीक है, 14th जनवरी टू 13th फरवरी हियर। तो अगर मैं बात करूं न्यूज के ऊपर गाइस, तो हुआ क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025 इनॉग्रेट हुआ है, यानी कि कहां पे हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ है। थीम इसका क्या है, एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग द लाइवस्टॉक इकोनॉमी। अब जब हम बात करते हैं लाइवस्टॉक की, तो कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर की यहां पे बात कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया है। यहां पे दो चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या हुआ था कि हमने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अंडर द नेशनल लाइवस्टॉक मिशन और एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बताया है कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट्स हैं। तो स्टेट्स कौन सी है जी, एमकेटी, याद रखना। हम लोग मार्केट लिखते हैं ना, एमकेटी शॉर्ट फॉर्म, एमकेटी इज मार्केट, तो यहां पे मार्केट याद रखना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, ठीक है जी, मार्केट। सो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु हमारी टॉप 3 स्टेट्स हैं अंडर दी AHIDF एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। उसके अलावा कर्नाटका, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जो हैं वो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ लाइवस्टॉक सेक्टर हियर। इसी के बीच में एक चीज और बोली गई थी कि हम लोग 14 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक अब मनाएंगे एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल वेलफेयर मंथ हियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट न्यूज आता है, इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है जी यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस, ठीक है। तो अब आपको मुझे बताना है कि जो कमेटी है यूएन कमेटी ऑफ इंडियन एक्सपर्ट्स ऑन बिग
डाटा एंड डाटा साइंस ये कब एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। और ये किसके लिए काम कर रही है, काम कर रही है ऑन लुकिंग एट द चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा, कि बिग डाटा के ऊपर कौन से चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और इसको कैसे मॉनिटर और रिपोर्ट किया जाए फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हियर। तो चलिए दोस्तों बताइए कब एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्वेश्चंस यहां पे डायरेक्ट भी आते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड से भी आता है। शायद बहुत बच्चों ने ये पढ़ा होगा कि भारत इंडिया जो है वो किसका मेंबर बना है, सबको पता है बिग डाटा एनालिसिस का, बट ये कमेटी कब बनी सर, ये तो कंफ्यूजन हो गया, ये तो पढ़ा नहीं था। एग्जाम में ये भी तो पूछेगा ना एग्जामिनर, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना पूछ लिया कि किसका कमेटी मेंबर बनना है। तो कब बनी थी कमेटी, ये कमेटी बनी थी 2014 में, ऑप्शन नंबर बी 2014 में। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हुआ क्या। देखिए इंडिया ने ज्वाइन किया, जैसे मैंने को बताया कि प्रेस्टिजियस यूएन कमेटी ऑन एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस ऑफ फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इसके अंदर होगा क्या, इंडिया जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस जो कि बात कर रहे हैं बिग डाटा और डाटा साइंस की। अब हम बार बार एक चीज डिस्कस कर रहे हैं, बिग डाटा बिग डाटा बिग डाटा बिग डाटा। दिमाग में सवाल आएगा सर बिग डाटा क्या होता है, क्या होता है सर बिग डाटा। देखिए बिग डाटा का मैं सिंपल एग्जांपल ही देता हूं। हम लोग अगर यूट्यूब पे जनरली क्या होता है कि कई बच्चों के साथ ये चीज होती है कि हमने गूगल पे कुछ सर्च किया, ठीक है, उसके बाद आपने यूट्यूब खोला या फिर आपने कोई फेसबुक खोला या आपने कोई ना कोई अपना चैनल इंस्टाग्राम खोल लिया, तो आप देखो कि जो चीज आपने सर्च की थी बार बार आपको वही चीज दिख रही है, उसी चीज के रिगार्डिंग की चीजें देखनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी एक जगह पे सीलिंग फैंस के बारे में देखा कि मैंने देखा चलो यार मैं सीलिंग फैंस के बारे में देख लेता हूं, या मैंने किसी सेलिब्रिटी के बारे में देखा। तो जब मैं देखूंगा तो आप देखोगे मुझे बार बार वही चीजें ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे मुझे वही चीजें ज्यादा दिखाई दी जा रही हैं। तो वो चीज कैसे दिखती है, वो देखी जाती है आपके डाटा प्ले के ऊपर, उसको बोला जाता है बिग डाटा। कि आपका डाटा जो है वो कहीं ना कहीं सराउंड करता है, ऑल अराउंड जाता रहता है, इधर उधर डाटा जो है वो सर्कुलेट होता रहता है और उसी से आपको वही सेम डाटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं बिग डाटा। कि डाटा पे आपसे खेला जा रहा है और उसी को जब आप एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स। तो इसीलिए आप देखोगे कि आजकल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप सुनोगे, बहुत कॉमन एक टर्म यूज है डाटा एनालिटिक्स। तो डाटा एनालिटिक्स का काम ही है कि जितना भी डाटा है उसको एनालाइज करना, डाटा अवेलेबल है एनालाइज करना। अब उसके कई नुकसान भी हैं, अब उस चीज को ठीक करने के लिए कमेटी बन रही, यूएन कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस। अब जिसमें इंडिया मेंबर बना और इंडिया अभी इसी के बारे में बात कर रहा है कि कैसे हम जो स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए बिग डाटा डाटा साइंस उसके प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या होगा, स्ट्रीमलाइन डाटा डिसीजन मेकिंग कैसे बेटर हो सकते हैं और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में यहां पे बात की जाएगी। अब आते हैं इस कमेटी के ऊपर जिसका इंडिया मेंबर बना है। ये कमेटी बनी थी 2014 में। ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया, बेनिफिट्स और चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा की बात करेंगे, जहां पे हम कैसे इसको, कितना इसमें पोटेंशियल है, कैसे इसको मॉनिटर करना है, कैसे रिपोर्ट करना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि इस कमेटी का पहला चेयर कौन था, वो था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो था ऑस्ट्रेलिया। अब अगर मैं बात करूं यूएनसीईबीडी जो है इज नाउ लेड बाय साउथ अफ्रीका एंड डेनमार्क और यूके इसके वाइस चेयर है। इंडिया इसका मेंबर बना, याद रखना इंडिया चेयरमैन नहीं बना, इंडिया इसका मेंबर बना है, ठीक है जी। चलिए अब दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो रिसेंटली आईसीएमआर ने किस इंस्टीट्यूट को चूज किया है एज इट सेंटर टू एस्टैब्लिश साउथ इंडियाज फर्स्ट इंफेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। तो हम देख रहे हैं कि चाइना का अगेन एक वायरस एचएमपीवी वायरस जो है उसके काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है। बहुत ज्यादा न्यूज ये भी आई थी कि शायद लॉकडाउन लग जाएगा या बहुत ज्यादा ही डेंजरस है। तो कहीं ना कहीं जब भी कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है तो कहीं ना अगर आप साउथ ऑफ इंडिया में देखते हो, जैसे केरल हो गया, सो स्टेट्स लाइक जहाँ पे काफी ज्यादा टूरिस्ट हैं या काफी लोग बाहर से आते हैं, बाहर से रहते हैं, अब देखो वहां पे ना बहुत जल्दी कोई ना कोई डिटेक्ट हमें केस मिल जाता है। अब उन इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लेबोरेटरी बनाई है जिसको बोलते हैं साउथ इंडिया की पहली इंफेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी बनाई है, ठीक है। और कहां पे बनाई है, ठीक है, आपको उस प्लेस के नेम से आपको उसका आइडिया लग जाएगा। तो आपको मुझे बताना आईसीएमआर ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, दैट इज विद बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बीएमआरसीआई, ठीक है। अब बीएमआरसीआई के साथ कोलैबोरेट किया है, ठीक है जी, टू सेटअप दिस लेबोरेटरी। और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज है कैसे हम उनको डायग्नोस कर सकें। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी। इंडिया एनर्जी वीक 2025 ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है, एफआईपीआई।
आपको मुझे बताना है इसकी ना 7 स्ट्रेटेजिक थीम्स थी, उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजिक थीम यहां पे नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस 7 स्ट्रेटेजिक थीम्स। अगेन आप देख रहे हैं क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड से आपसे पूछा गया, उसका रीजन ही है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे तो एग्जामिनर में कुछ साल पहले, मैं बात करूं आज से 3-4 साल पहले, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते थे। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आपको न्यूज का अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इंडियन एनर्जी वीक कब मनाया जाता है, काफी बच्चे एड्रेस कर लेंगे इसका आंसर को। थीम थी 7 थीम थी सर, याद नहीं हो रही भाई, 7 पॉइंट्स है ना उन्होंने बताया, उसी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 7 में से कौन सी नहीं है। तो देखिए जी यहाँ पे आंसर क्या है, एनवायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर, एनवायरमेंट। अब समझते हैं 7 थीम्स कौन सी। देखो एनर्जी वीक, इसको ना सिंपल लाइन समझो, ठीक है जी। अगर मुझे अपनी एनर्जी को बेटर करना है, या मैं बात हूं एनर्जी सेक्टर में हमें अपने आप को ग्रो करना है, आप समझो हमें एनर्जी सेक्टर में ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं कहूंगा सर हमें ना कोलैबोरेशन करनी चाहिए डिफरेंट हमारे इंस्टीट्यूट्स के साथ, ताकि हम अपनी एनर्जी को चैनलाइज तो कर सके। सबसे पहले करें कोलैबोरेट करेंगे, फिर रेजिलियंस शो करेंगे। रेजिलियंस के बाद हम क्या करें, रेजिलियंस से हम एक ट्रांजिशन फेज में लेके आएंगे। भाई देखो मैंने तुमसे साथ कोलैबोरेट किया है बाय रेजिलियंट, अब हमें ट्रांजिशन फेज में आना पड़ेगा। ट्रांजिशन से हम क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने की बात, कैपेसिटी की बात करेंगे। फिर अब वो कैपेसिटी कैसे होगी, देखो हर चीज रिलेटेड है ना, कोलैबोरेशन से रेजिलियंस करें, रेजिलियंस से क्या करोगे, ट्रांजिशन चाहते हो किसमें, कैपेसिटी में। कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फ्रंटियर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर लोगे। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी को तब तुम यूज करोगे, उससे होगा क्या, उससे तुम लेके आओगे इनोवेटिव आइडिया एंड लीडरशिप। समझ रहे हो, अब ये स्टोरी लाइन समझ आया। हमने कोलैबोरेशन करनी है एनर्जी के लिए, जहां पे हमें रिजिलियंट वे में ट्रांजिशन करना पड़ेगा अपने आप को। इस ट्रांजिशन से होगा क्या, हम अपनी एनर्जी कैपेसिटी डिसाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फ्रंटियर्स। उन डिजिटल फ्रंटियर्स की हेल्प से जो हम कैपेसिटी डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए हम इनोवेटिव तरीके लेके आएंगे और एक इनोवेटिव लीडरशिप जो हम अपनी बना पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन 7 पैरामीटर्स को यहां पे याद कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी इंडियन एनर्जी वीक हुआ कब है, 11 से 14 फरवरी 2025 को जो इंडियन एनर्जी वीक है वो सेलिब्रेट करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेशनल यूथ डे और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है जी। स्वामी विवेकानंद जी का जो है हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनकी थिंकिंग, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी, ठीक है जी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है फॉर द कमेमोरेशन ऑफ, फॉर एवरी ईयर कमेमोरेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है जी। तो नीरज चोपड़ा जी के बारे में, जो कि हमारे बहुत ही रेनाउंड एथलीट हैं, ठीक है, किस इवेंट से रिलेट करते हैं, एथलेटिक्स। और अगर एथलेटिक्स में पूछे कौन सा इवेंट है, जैवलिन थ्रो, तो आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं काफी बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को उसके इवेंट से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। तो आपको ये भी यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलो तो अब क्या हुआ है, इनको एक मैगजीन, रिनाउंड ग्लोबल मैगजीन, इनको बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर जो है वो अनाउंस किया है। तो आपको मुझे बताना है वो कौन सी मैगजीन है जिन्होंने इसको बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोअर जो है वो अनाउंस किया है। तो दोस्तों वो मैगजीन है ट्रैक्स एंड फील्ड न्यूज जो मैगजीन है, उन्होंने रिसेंटली नीरज चोपड़ा को बेस्ट मेल जेवलिन थ्रो जो है वो बोला है। अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स में, तो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा इवेंट जीता था। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो रिसेंट ओलंपिक्स 2024 में हुई है वहां पे नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है। तो ही हैज वन सिल्वर मेडल। तो पूछा जा सकता है गोल्ड कौन सा था, क्योंकि अब आप पूछोगे सर ये क्यों पूछे, तो बहुत ही पुराना इवेंट है। देखिए कहीं ना कहीं प्लेयर नीरज चोपड़ा इज अ वेरी रिनाउंड प्लेयर ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने ही वाज द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब पिछले साल हमारी ओलंपिक्स हुए तो उनको सिल्वर मेडल मिला था, और जो अरशद नदीम थे पाकिस्तान के, उनको वहां पे गोल्ड मेडल मिला था, ठीक है। तो इनको गोल्ड मेडल मिला था। तो ये भी चीजें आपको यहां पे पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं फिर हम बोलते हैं सर एग्जाम तो ना 1 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिनर ने 2 साल पुराना सवाल पूछ लिया। अगर आपको नीरज चोपड़ा के बारे में पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है इन जनवरी, ठीक है ना,
किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव, एक काइंड ऑफ ड्रेस को डिजाइन किया है जो कि मल्टी लेयर क्लोथिंग डिजाइन है, ठीक है, मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो प्रोटेक्शन दे सकते हैं इन दी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, जहां पे ये +20 डिग्री से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक की एक प्रोटेक्शन देगा, दैट ड्रेस। तो किसने स्टार्ट किया है जी? ये डीआरडीओ का इनिशिएटिव, उसका नाम क्या है? हिम कवच। ठीक है, डीआरडीओ ने एक ड्रेस को डिजाइन किया, इसका नाम है हिम कवच, जो कि इंडियन आर्मी को दी गई है या फिर आर्मी पर्सोनल्स को दी गई। इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हमें जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे सियाचिन में आप देखते हो बहुत ही ज्यादा माइनस में, इतना ज्यादा बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, उसके बाद अगर आप और कहीं जाते हो हिमालयन रिलीजन्स में, तो वहां पे आपको 20 डिग्री तक का टेम्परेचर मिल जाता है। तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकें, उसके लिए ड्रेस जो है वो डिजाइन की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, देखिए अभी हमने डिसाइड की बात कर रहे थे हिमालयन सियाचिन के बारे में, तो वही से डिसाइड करते हैं आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, या फिर बर्थ एनिवर्सरी नहीं कह सकते, हम लोग कह सकते हैं फाउंडेशन एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। तो बताइए कौन सी, बिकॉज बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। अगर मैं बात करता हूं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, तो देखिए 1875 में बना था ये, ठीक है, 15 जनवरी 1875 को, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये इसको बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट काम क्या है कि जी हमारा काम है, हमारी जो रिपोर्टिंग है, साइंटिफिक फॉरेस्टिंग है, उसके बारे में हमें बताया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाय द आईएमडी है। ये फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी थी, जो कि फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी इंडिया में कब बनी थी? 1785 में बनी थी इन कैलकाटा। तो ये एक आपके लिए ट्रिविया फैक्ट है, ये आप यहां से याद कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं, हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है, बट इसके 6 रीजनल सेंटर्स हैं। कहां कहां पे हैं जी? मुंबई, चेन्नई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, नागपुर और गुवाहाटी। तो ये 6 रीजन सेंटर्स हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जिन्होंने मैसेज स्विचिंग, जो मैसेज के बारे में आपको देख रहे हैं ना, हमें मैसेज आते रहते हैं, तो मैसेज स्विचिंग के ऊपर काम किया गया था। ठीक है जी, फॉर सपोर्टिंग इट्स ग्लोबल डाटा एक्सचेंज। उसके अलावा ये पहला मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में पहली, इंडिया वाज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव इट्स ओन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इनसेट, यानी कि हमारे वेदर के बारे में बात करने के लिए हमारे पास एक सैटेलाइट का नाम था इन सेट फॉर कॉन्टिन्यूस वेदर मॉनिटरिंग। तो ये 2 ट्रिविया फैक्ट्स भी आपको यहां पे याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी 2025 लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम म्यूचुअल फंड? तो आपको मुझे बताना है किसने ये लॉन्च किया है। तो दोस्तों उसका नाम है व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड। ठीक है जी, व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड जो है वो पहला बना है तो लॉन्च इंडिया फर्स्ट एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम म्यूचुअल फंड हियर। ठीक है, चलो अब म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन पूछता हूं, ट्रिवियल फैक्ट, ये नाबार्ड में पूछा गया था कि म्यूचुअल फंड में ना आप एक टर्म सुनते हो एनएवी। एनएवी क्या होता है? एनएवी होता है नेट एसेट वैल्यू। तो अगर मैं चाहूंगा कि आप प्लीज सब लोग यहां पे इस वीडियो को पॉज करना। क्वेश्चन सिंपल है कि नेट एसेट वैल्यू की जो वैल्यू आती है वो हमें कब पता चलती है? डेली लेवल पे, वीकली लेवल पे, मंथली लेवल पे या फिर बाई वीकली लेवल पे? तो क्वेश्चन आप सबके लिए है, नेट एसेट वैल्यू की जो वैल्यू हमें पता चलती है वो कब पता चलती है? डेली, वीकली, बाई वीकली, मंथली? ठीक है, चलिए बताइए। तो आई होप आप सबने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। पॉज करके देना इस आंसर, सब लोग प्लीज अपना अपना आंसर नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। और ये भी हमें बैंकिंग टर्मिनोलॉजी पे चीजें पूछी जा सकती हैं, आप समझो। हम सोचेंगे सर पूछा जा सकता है यार, ये बहुत कॉमन टर्म हो चुका है आजकल, एनएवी एनएवी एनएवी, हर जगह न्यूज में आता है एनएवी गिर गया, एनएवी बढ़ गया। तो एनएवी जो काउंट होता है वो कब होता है दोस्तों? डेली लेवल पे, ये याद रखना। क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स की बात है तो मेरे को एक्जैक्टली ये क्वेश्चन याद आ गया जो हमारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा गया है। तो एनएवी की वैल्यू डेली लेवल पे जो है वो हमारी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड्स ने रिसेंटली हमारा व्हाइट ओक क्वालिटी इक्विटी फंड जो है वो स्टार्ट किया गया है, और ये पहला एक्टिवली मैनेज क्वालिटी फैक्टर थीम म्यूचुअल फंड है, जिसका ऑब्जेक्टिव किसके ऊपर है? ठीक है, और ये बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्वालिटी के ऊपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। बीएससी क्वालिटी जो है, बीएससी क्वालिटी टीआरआई के ऊपर जो बेंचमार्क इसका सेटअप किया गया। तो अगर मैं बात करूं, इंडिया में 2 तरह के इंडेक्स होते हैं,
ठीक है। इंडाइसिस जो है इंडिया में दो तरह के हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, बीएससी और एनएससी, दो तरह के हैं जी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिसको हम बोलते हैं सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, वो कौन सा है? वो बीएससी है, जो दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्टार्टेड है, ठीक है, वो बीएससी है। तो याद रखना बीएससी है हमारा, दलाल स्ट्रीट मुंबई में, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, बीएससी है। अब बीएससी का जो इंडेक्स उसको बोलते हैं सेंसेक्स। ये चीज याद रखना है, क्योंकि ये ना कहीं यार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बन के हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है। बिकॉज रिसेंटली सेबी ने काफी चीजें चेंजेस किए हैं, बीएससी और एनएससी को लेके भी काफी न्यूज में रहा है सेबी, तो आपको पता होना चाहिए। बीएससी के अंदर जो इंडेक्स उसको बोलते हैं सेंसेक्स, क्योंकि आपने मार्केट में टर्म सुन रहे हो, आप सुन रहे हो ना मार्केट गिर रही है सर, तो मार्केट गिरने में क्या सुन रहा है? बोलो सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी गिर गया, तो क्या होता है भाई? सेंसेक्स निफ्टी। बीएससी का बीएससी के अंदर आता है सेंसेक्स, एनएससी के अंदर आता है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी। अब सेंसेक्स में कितनी कंपनीज आती है जी, मिनिमम और मैक्सिमम? ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे जी, पूछा जा सकता है। सेंसेक्स के अंदर आती हैं 30, इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज आती है, जबकि निफ्टी के अंदर आती हैं टॉप, इसके अंदर आते हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपनीज, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बीएससी एनएससी क्या होता है, ठीक है जी। बीएससी बॉम्बे, बीएससी के अंदर आता है सेंसेक्स और एनएससी के अंदर आता है निफ्टी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30। तो ये याद रखना बस, बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो चलिए जी वापस आ जाते हैं हमारी न्यूज के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। देखिए तो यहीं से हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, म्यूचुअल फंड से एनएवी, एनएवी से बीएससी और एनएससी पढ़ा, और इनके इंडेक्स भी जो हमने यहाँ पे पढ़े। यहाँ पे बीएससी क्वालिटी जो लिखा हुआ है तो भी वही चीज होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, ठीक है। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज, अभी आप पढ़ के आए हो आईएमडी के बारे में, क्या आईएमडी के 150 ईयर सेलिब्रेट की गई हैं। उसके अलावा क्या है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है कॉपरनिकस क्लाइमेट सर्विसेज, ठीक है जी। इन्होंने एक फाइंडिंग रिलीज की और उन्होंने बोला है कि जो हमारा ग्लोबल मीन टेम्परेचर था, ठीक है जी, इट इज रिकॉर्डेड एज द वार्मेस्ट हिस्ट्री इन द ईयर। वार्मेस्ट ईयर बोला गया हिस्ट्री में 2024 को। तो बताना है कितना टेम्परेचर था, तो हमारा टेम्परेचर कितना था जी यहाँ पे, ठीक है। मीन ग्लोबल टेम्परेचर कितना था, आई वुड नो। देखो इस तरह का सवाल ऐसा है, अगर नहीं आता ना छोड़ दो। ये क्वेश्चन मैंने भी इसलिए डाला था आपको, इस पर्सपेक्टिव से इसलिए डाला गया ताकि अगर आप एग्जामिनर में बैठे हो और आपको पता है सर ये नहीं होने वाला, छोड़ दो। आपको वहां पे सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है जी, दैट इज 15.1 डिग्री सेल्सियस आंसर है। यहाँ पे मैं बोलूंगा सिर्फ इस चीज को क्रैम कर लीजिए, ठीक है। तो कॉपरनिकस क्लाइमेट सर्विसेज जो है उन्होंने एक डाटा रिलीज किया, जैसे मैंने को बोला है, उन्होंने बोला है कि 2024 पहला साल है हिस्ट्री में जिसका मीन ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अबव था फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कितना था, 15.1। हॉटेस्ट डे जो है वो था 22 ऑफ जुलाई, ठीक है जी। तो बस हॉटेस्ट डे का आपको यहाँ पे एक हॉटेस्ट डे याद रखना बस, ठीक है। चलो रेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ मिलेगा, वहां से यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, 2015 से लेकर 2024 तक जो है ना हमारे वार्मेस्ट ईयर चल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड में। तो आप देखोगे हर साल बोला जाता है कि ये हॉटेस्ट ईयर है, ये हॉटेस्ट मंथ है, तो यही चीज यहाँ पे भी हुई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज आता है गाइस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, ठीक है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड को इनॉग्रेट किया गया था। तो आपको मुझे बताना है कौन इसके पहले चेयरपर्सन है और इसका हेडक्वार्टर कहां पे सेटअप किया गया है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए दोस्तों, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहां पे हेडक्वार्टर है, तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड जनवरी 2025 में इनॉग्रेट किया गया है। इनके पहले चेयरपर्सन कौन बने हैं, दैट इज पहले गंगा रेड्डी। सो पहले गंगा रेड्डी इनके पहले चेयरपर्सन बने। उसका हेडक्वार्टर कहां पे बना है निजामाबाद, ठीक है, दैट इज इन निजामाबाद। तो ये याद रखना निजामाबाद में बना है जी, ठीक है। और निजामाबाद कहां पे है, तेलंगाना में। तो ये दोनों नेम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चेयरपर्सन पल्ले गंगा रेड्डी और हेडक्वार्टर निजामाबाद, दोनों के दोनों यहां पे इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। सो रिसेंटली इन जनवरी 2025, ठीक है जी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस इंडियाज क्लीन टेक वैल्यू चेन्स इन द सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर्स। देखो अभी मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स की आपके साथ बात करके आया था जब यहाँ पे हमने रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात की गई थी, और उसी केस में इंडिया ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया अपनी क्लीन टेक वैल्यू चेन्स के ऊपर, जिसका नाम है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म के बारे में,
जो कि रिसेंटली अनवील किया गया था। इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं, क्लीन टेक वैल्यू चेन्स, ठीक है, अक्रॉस सोलर, विंड, हाइड्रोजन एंड बैटरी स्टोरेज सेक्टर, यानी कि इनको हम बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को टेक्नोलॉजीज को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी पॉल्यूशन को कम करने की काम करें, उनको बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजीज, ठीक है। यहां पे क्या होगा, अब देखो आपने बोला इस सेक्टर में हम अपने टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे अब क्या करोगे आप, इनोवेशन करोगे, कोलैबोरेशन बढ़ाओगे फर्म्स के ऊपर, उनको अपॉर्चुनिटीज दोगे, हेल्प करोगे ताकि वो एक ग्लोबल लीडर बन जाए इन द क्लीन टेक मार्केट, ठीक है जी। इसके अलावा क्या बोला गया है, इंडिया ने बोला गया कि हमारा 200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट था, ठीक है, इंडिया इज अचीव्ड 200 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022, 8 years ahead of the scheduled target of, ठीक है जी, एंड नाउ इट हैज सेट अ टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। अब यहां पे ना एक चीज है जो मैं रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं बता चुका, याद रखना इंडिया का नेट जीरो एमिशन टारगेट, ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बिकॉज इंडिया की एक पंचशील स्ट्रेटेजी है, उसके अंतर्गत इंडिया ने नेट जीरो एमिशन टारगेट रखा है, जिसका अंतर टारगेट है 2070। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का नेट जीरो एमिशन टारगेट क्या है 2070, और अब हमारा रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट क्या है 500 गीगावाट बाय द ईयर 2030, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, इन विच कंट्री, ठीक है, या फिर किस कंट्री के साथ इंडिया ने रिसेंटली अपना पहला सिक्योरिटी डायलॉग स्टार्ट किया है, ठीक है। फर्स्ट सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया ने स्टार्ट किया किस कंट्री के साथ ऑन काउंटर टेररिज्म, डी रेडिकलाइजेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, तो कौन है जी, वो है हमारी कंट्री नेम इज मलेशिया, ठीक है। दैट इज मलेशिया इज द कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने रिसेंटली अपना पहला सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो स्टार्ट किया गया है। अब देखो सिक्योरिटी डायलॉग किसने चेयर किया, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट सिक्योरिटी डायलॉग जो है वो हमारा स्टार्ट किया हुआ है, और किस ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको बता दिया है, काउंटर टेररिज्म, डी रेडिकलाइजेशन और मैरीटाइम सिक्योरिटी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। अब हमें पता है कि मैंने आपके साथ महाकुंभ के बारे में न्यूज काफी पढ़ाई हुई है, जहां पे मैंने आपके साथ महाकुंभ मेला के ऊपर बारे में, महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, कि महाकुंभ डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुई है। फिर मैंने आपके साथ महाकुंभ के बारे में भी आपको पढ़ाया हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस, ठीक है, कि कितने समय के बाद महाकुंभ हुआ है, ठीक है, किस तरह के कुंभ होते हैं, अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, उसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ है। एंड आई एम होपिंग कि आपने वो वीडियोस देखी हैं, जो मैंने पिछले वीक का वीडियो बनाया था, वहां पे भी मैंने ये टॉपिक्स को पढ़ाया था आपके साथ, तो प्लीज डू वॉच दोस वीडियोस गाइस, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमें ना करंट अफेयर्स मुश्किल लगता है, क्योंकि हम बोलते हैं याद नहीं हो रहा। अगर आप करंट अफेयर्स को रिलेट करोगे, चीजों को समझोगे साथ साथ में, तो आपको चीजें जल्दी याद होंगी। तो यही चीज आपको यहाँ पे भी करनी है, ठीक है जी। तो दोस्तों अब समझते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, कि कौन सी दो एंटिटीज हैं जिन्होंने रिसेंटली पॉलिसी स्टार्ट की है, जो डिवोटीज वहां पे जा रहे हैं अटेंडिंग दी महाकुंभ मेला। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जी, वो हैं फोन पे और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बिल्कुल सही, फोन पे एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने रिसेंटली एक इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है फॉर दी एट द महाकुंभ मेला, ठीक है। चलो अब बात करते हैं महाकुंभ मेला के ऊपर ही, दूसरा सवाल भी मेरा यहीं पे है, क्योंकि रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सीएम योगी, उन्होंने प्रयागराज, ठीक है जी, प्रयागराज में 2 स्पेशल एफएम चैनल्स लॉन्च किए फॉर दी महाकुंभ मेला। तो वो कौन से चैनल्स हैं जी, ऑप्शन है प्रयागराज एफएम एंड संगम ध्वनि, कुंभ ध्वनि, कुंभवनी एंड कुंभ मंगल ध्वनि, महाकुंभ रेडियो एंड गंगा ध्वनि, संगम रेडियो और प्रयागराज मेला ध्वनि, और कुंभ दर्शन और मेला ध्वनि है। तो क्या होगा जी इसका आंसर, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुंभ ध्वनि और कुंभ मंगल ध्वनि हमारा यहां पे सही आंसर बन जाएगा। और अगर मैं बात करूं इन स्टेशंस के बारे में, तो इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या था, क्यों ये स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। ये जो इनिशिएटिव है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि जो भी हमारे डिवोटीज वहां पे आए हैं उनको इंफॉर्मेशन मिल सके, और ये दोनों के दोनों जो चैनल्स है ना, ये ऑल इंडिया रेडियो का इनिशिएटिव था, प्रसार भारती का एक इनिशिएटिव है, जहां पे हम इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में उनको किस तरह हम उसको प्रमोट कर सके, कुंभ एक्सपीरियंस के बारे में एक होलिस्टिक कह सकते हैं कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए ये जो चैनल्स हैं वहां पे स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, रिसेंटली 2025 में एशिया का सबसे लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी जो है वो स्टार्ट किया गया टू एडवांस दी मैरीन साइंस एंड इंजीनियरिंग,
ठीक है जी। तो बताइए यहाँ पे किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। ठीक है जी। आईआईटी मद्रास ने बेसिकली क्या किया है? आईआईटी मद्रास ने एशिया का सबसे लार्जेस्ट शैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी जो है वो सेटअप की गई है। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं यहाँ इसको किसके थ्रू एस्टैब्लिश किया गया? इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स वाटरवेज एंड कोस्ट। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हियर। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ये स्टडी करेगा लार्ज फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की। तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था फ्लोटिंग सोलर प्लांट ऑफ इंडिया कौन सा? ओमकेश्वर। ठीक है, तो ये काफी चीजें रिलेट कर जाती हैं। ओमकेश्वर फ्लोटिंग प्लांट मैंने आपसे डिस्कस किया था। फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट। ओमकेश्वर कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था मैरीन, ऑर्गेनिक मैरीन इकोसिस्टम की बात की गई है। तो कौन सा पहला स्टेट बना इंडिया में ऑर्गेनिक मैरीन इकोसिस्टम की बात करने वाले? ऑर्गेनिक मैरीन इकोसिस्टम स्टार्ट करने के लिए वो था सिक्किम, है ना। सिक्किम के साथ क्या डिस्कस किया था? ऑर्गेनिक मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, और अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग मैरीन साइंस और इंजीनियरिंग के ऊपर जो एक शैलो वाटर बेसिन बनाना चाहते हैं, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग स्टडी कर सकते हैं लार्ज फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स को और क्या उनके क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं, उनको कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए शैलो वेव जो है बेसिन रिसर्च टेक्नोलॉजी सेटअप स्टार्ट करवाई जा रही है बाय दी आईआईटी मद्रास। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो आपको मुझे बताना है जी कौन सी मिसाइल जो है वो रिसेंटली जिसको बोल सकते हैं अनाउंस की गई है या फिर लॉन्च की गई है। ठीक है, विच इज अ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइड मिसाइल, जिसको किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने। अभी हमने डीआरडीओ के बारे में आज के सेशन में क्या पढ़ा? हिम कवच। उम्मीद कर रहा हूं आप सबको पता है कि हिम कवच क्या है। ठीक है, अगेन अब देखो यहां पे क्या करना है। यहां पे स्टॉप करो अपने आप को, समझो। हिम कवच सर पढ़ा था आज, क्या पढ़ा था हिम कवच में? सर वो कोई ड्रेस पड़ी थी ना? हाँ, ड्रेस पड़ी थी। क्या टेम्परेचर था? +20 से लेके -60 डिग्री टेम्परेचर तक आपको एक वेरिएशन देगा। उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप की डीआरडीओ ने। क्या था? हिम कवच पढ़ा यहां पे, डीआरडीओ देखा। अब इस तरह से आपको चीजें रिवाइज करनी है कि अब अच्छा डीआरडीओ फिर आया उसी न्यूज में, वो चीज याद होगी, हिम कवच याद हो गया। अब पढ़ते हैं कि डीआरडीओ ने कोई अंडर वाटर इवैल्यूएशन ट्रायल निकाला है। वो कौन सी मिसाइल है? उसका नाम है नाग MK2। ठीक है, नाग MK2 इज द राइट आंसर हियर। तो दोस्तों हुआ क्या है? डीआरडीओ ने एक मिसाइल नाग MK2 जो है, जो कि थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, वो डेवलप किया और उसको रिसेंटली उसका जो टेस्ट ट्रायल है जो वहां पे करवाया गया एट द पोखरण फील्ड रेंज हियर। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, चलो एक होमवर्क मैं आपको और देता हूं। मैंने आपको बहुत चीजें रिलेट करवाई हैं पुराने सेशंस के थ्रू के, मैंने चीजें पढ़ाई हैं। चलो, मैंने पोखरान के बारे में पढ़ा था, तो आपको मुझे बताना है पोखरान के 2 टेस्ट हुए थे। ठीक है, पोखरण के 2 टेस्ट हुए थे। आपको मुझे उन दोनों टेस्ट के कोड नेम्स बताने हैं। मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो आपका होमवर्क है आज आपको मुझे बताने दोनों टेस्ट के नेम्स, कोड नेम क्या था। स्माइलिंग बुद्धा वाज वन ऑफ द नेम। आपको मुझे बताना किसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था और दूसरे का नाम क्या था। चलो देखते हैं किस किसने चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। इंडियन नेवी रिसीव्ड द सेकंड मल्टीपर्पज व्हीकल, ठीक है जी, बिल्ट बाय लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड। तो हमने बहुत चीजें, बहुत शिप्स के बारे में पढ़ा है, मैजिकन डॉकयार्ड शिप लिमिटेड या फिर GRS गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स लिमिटेड आते हैं। अब क्या है कि जो प्राइवेट कंपनी L&T शिपयार्ड लिमिटेड, उन्होंने अपना सेकेंड मल्टीपर्पज व्हीकल इंडियन नेवी को दिया है। पहले का नाम क्या था? समर्थक। ठीक है, पहले का नाम था समर्थक। ठीक है जी, तो आपको मुझे बताना क्या है जिसका नाम। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है उत्कर्ष। क्या है जी इसका नाम? उत्कर्ष। तो गैस, तो आपको पहला भी पता है, पहला वेसल का नाम था समर्थक, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और दूसरा है उत्कर्ष, तो ये भी हमें यहां पे लिए हमारे लिए अब यहां पे इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंपनी? L&T शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है जी, चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं अगली न्यूज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 अगेन आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है जी, आपको मुझे बताना है रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ RBI इनोवेशन हब, ठीक है, जो कि सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इसने कोलैबोरेट किया है IIMA वेंचर्स के साथ, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हम जो फिनटेक स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनको हम किस तरह से डेवलप करें, इनोवेट करें, जेंडर इंक्लूसिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बनाएं और वुमेन की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इंडिया में उसको बढ़ा सके। उसके लिए कौन सा इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया है? ठीक है, डिजी धारा, दैट इज स्वनरी टेक्स प्रिंट,
फाइनेंशियल समिट, फिक्लूजन समिट, सॉरी, भारत फिनटेक इनिशिएटिव या फिर नारी शक्ति फिनटेक ड्राइव। तो क्या है जी इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0। ठीक है, अब देखिए आरबीआई इनोवेशन हब जो कि सब्सिडरी है आरबीआई का, तो हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में। तो आप मुझे बताइए आरबीआई इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर कहां पे है? अगेन पॉज कीजिए, देखिए आरबीआई इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर कहां पे है? आरबीआई इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में है। ये याद रखना, आरबीआई का हेडक्वार्टर है भाई मुंबई में, आरबीआई इनोवेशन हब का हेडक्वार्टर कहां पे है? यह है बेंगलुरु में। तो छोटे छोटे चीजें हैं जो एग्जाम में अगर पूछ ली ना और गलत होगी तो बहुत दुख होता है यार कि सर भूल गया यार, वो कैसे भूल गया। तो ये बेसिक स्टैटिक्स आपको बैंकिंग स्टैटिक पता होना चाहिए। कमिंग टू द क्वेश्चन अगेन गाइस, तो स्वर्णिम टेक स्प्रिंट 3.0 जो है, स्वनारी, सॉरी नॉट स्वर्णिम, स्वनारी टेक स्प्रिंट 3.0 जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनोवेशन हब ने लॉन्च किया है बाय द हेल्प ऑफ इन कोलैबोरेशन विद आईआईएम वेंचर्स। हियर ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो भी हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं ना, जो इनोवेटिव, जेंडर इंक्लूसिव और वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम करेंगे, उनको हम किस तरह से उनको बिल्ड कर सके, ठीक है, सपोर्ट कर सके। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आ जाता है जी, कौन सा एयरपोर्ट भारत में बना है पहला एयरपोर्ट टू अचीव दी लेवल 5 एक्रेडिशन फ्रॉम द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ECI फॉर इट्स कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इज ऑल्सो द थर्ड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस एक्रेडिशन। तो बताइए जी कौन सा है, कौन है ये, कौन सा एयरपोर्ट है? लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ द आंसर हियर। तो यहां पे आंसर आ जाता है जी ऑप्शन नंबर सी, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में पहला, ये बना है पहला फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव द लेवल 5 एक्रेडिटेशन फ्रॉम द एयरपोर्ट काउंसिल्स इंटरनेशनल, और ये तीसरा एयरपोर्ट बना है वर्ल्ड वाइड टू रिसीव दिस एक्रेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए जी लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। दूसरा क्वेश्चन है जी, फर्स्ट मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रांजिट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एट इट्स उत्तरपरा फैसिलिटी इन वेस्ट बंगाल एंड हैंडेड ओवर इट टू द बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन येलो लाइन हियर। तो किसने बनाया जी मेड इन इंडिया ड्राइवरलेस ट्रेन सेट? तो किसने बनाया है? ये बनाया है जी तीतागढ़। ठीक है, तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने हमारा पहला ड्राइवरलेस ट्रेन सेट बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो क्वेश्चंस के आने के चांस यहां पे ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे फाइनल 2 टॉपिक्स के ऊपर, जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में भी आपको बोले थे कि हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है जी, आयुष्मान भारत स्कीम और दूसरा कौन सा था हमारा यूडीएएससी प्लस लिमिटेड। ठीक है, यूडीएससी प्लस जो रिपोर्ट रिलीज हुई है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आयुष्मान भारत लिमिटेड के ऊपर, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ऊपर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जी जन आरोग्य योजना। अब हुआ क्या है कि इसकी 34th स्टेट बनी है, कौन बनी है? उड़ीसा। तो ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूं कि उड़ीसा इसका 34th स्टेट बना है टू इंप्लीमेंट दिस स्पेसिफिक स्कीम। हमें पता है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे 33 स्टेट्स थी जो इसको इंप्लीमेंट कर रहे थे, कौन सी नहीं करती थी? कौन सी नहीं करती थी? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, इसको बोलते डाउन। ठीक है, अब यहां से उड़ीसा निकल गया, कौन से बचे? दिल्ली और वेस्ट बंगाल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं करती है। दूसरा है कि स्कीम विल प्रोवाइड हेल्थ कवर ऑफ ₹10 लाख पर फैमिली पर एनम। इंप्लीमेंटेशन विल बी डन इन कन्वर्जेंस विद द गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना इन ओडिशा। सवाल है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है? तो सही कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए 1 और 3 यहां पे राइट आंसर है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के बारे में डिस्कस करें तो वहां पे 5 लाख रुपया हमें मिलता है एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज हियर। अब स्कीम को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, हुआ क्या है, ओडिशा स्टेट बनाए 34 स्टेट, जिसने कि ओडिशा ने बोल दिया कि ठीक है जी हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। बट उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपनी खुद की जो स्कीम है गोपाल बंधु जन आरोग्य योजना, उसके साथ इसको बोला कि उसके कन्वर्जेंस में हम इसको सेलिब्रेट इसको इंप्लीमेंट करेंगे, जहां पे ये 5 लाख पर फैमिली पर एनम जो है वो दिया जाएगा एज दी पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना स्कीम। इन एडिशन 5 लाख विल बी गिवन फॉर द वुमेन मेंबर्स। 5 लाख रुपए वुमेन मेंबर्स को भी एडिशनली यहां पे
दिया जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं जी जन आरोग्य योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या था यहां पे, हमें हमारे हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करना है। और सबसे बड़ी चीज भाई इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, आपको अगर इलाज करना है तो इलाज करवाना बहुत मुश्किल है। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हमें ना जो हमारी बॉटम पॉपुलेशन है, सबसे बॉटम पॉपुलेशन है, बॉटम 40% पॉपुलेशन है, उसको हमें टारगेट करना है। टारगेट कैसे करना है कि उस बॉटम 40% पॉपुलेशन को हम एक हेल्थ कवरेज दें। अब देखो दो तरह, आयुष्मान भारत जब स्कीम आई थी ना तो उसके दो कंपोनेंट थे। हम जनरली आयुष्मान भारत स्कीम को ना इसी से रिलेट कर लेते हैं कि जन आरोग्य योजना है, नहीं। आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट आए थे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और दूसरा आया था जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का मतलब क्या था, जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हमारी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हैं, डिस्पेंसरी होगी, जो लोकल सर्विसेज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर दो पहले, तो ये बोला गया। वो था आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का इनिशिएटिव। फिर आया जी जब आपको बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज करने के लिए जाना है, सेकेंडरी हॉस्पिटल्स, टर्शरी हॉस्पिटल्स में जाना है, तब आई थी जन आरोग्य योजना। तो सबसे पहले याद रखना आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कि ये टारगेट करता है सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सेक्टर। ठीक है, और हमारी जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है उसको ये कवर करना चाहता था, ना कि हर एक इंडियन को कवर करना चाहता था। ठीक है जी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, 60:40 रेशियो में जो है इसका प्रीमियम दिया जाता है। और प्रीमियम का जो लोड है 1012 रुपए प्रीमियम था, जो सेंटर और स्टेट देती है, बेनिफिशियरी नहीं देता। ठीक है, तो बेनिफिशियरीज क्या है, एज पर द लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हम जो बेनिफिशियरी है उनको कवर करेंगे। और फिर यहां में बोला है कि हम हेल्थ कवरेज देंगे 5 लाख रुपए का पर बेनिफिशियरी, दैट इज पर बेनिफिशियरी फैमिली। तो पर फैमिली 5 लाख रुपए का यहां पे हेल्थ कवरेज दिया जाता है फॉर द सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। तो क्लियर हो गया, ये चीज हमें याद रखनी है अंडर द जन आरोग्य योजना। अब यहां पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस बेसिकली क्या है कि सबसे पहली बात यहां पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी दी जाती है, यानी कि लिमिटेशंस नहीं आप कह सकते, आप बेनिफिट से कह सकते क्या है कि भाई आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पे 3 days ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 days ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी यहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, अगर आप के चिल्ड्रन की एज, बच्चे की एज 5 साल से कम है, तो उनको जो उनके पेरेंट्स का, माता पिता का जो आयुष्मान भारत कार्ड है उसी पे ही उनको ट्रीटमेंट दी जा सकती है। और चिल्ड्रन और पेरेंट की जो है सेम ही टाइम पे 2 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाई जा सकती है अंडर दी आयुष्मान भारत स्कीम हियर। फिर आपको एक चीज और याद रखना है, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अंतर्गत आते हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं आते। कौन से हॉस्पिटल्स आते हैं, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स। एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट एक लिस्ट निकालता है, पैनल लिस्ट निकालता है, जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नाम दिया होता है। तो जो भी हॉस्पिटल्स उस लिस्ट में होंगे उनको बोला जाता है एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो वहां पे जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी कि वहां पे भी आप आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। अब क्या हुआ था, पिछले साल गवर्नमेंट ने स्कीम को एनहांस करे, यानी कि स्कीम में अपडेट लेके आया, जहां पे जो सीनियर सिटीजन हैं, ठीक है, सीनियर सिटीजन, सभी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 ईयर से अबव है, उनको एडिशनल 5 लाख रुपए दिया गया। अब देखो, समझो एडिशनल 5 लाख का मतलब, अगर आप इस आयुष्मान भारत स्कीम के मेंबर थे और इसमें से एक मेंबर सीनियर सिटीजन है, तो उसको 5 लाख रुपए एडिशनल दिए गए। ये था जो आयुष्मान भारत के मेंबर हैं। और अगर कोई सीनियर सिटीजन आयुष्मान भारत के मेंबर नहीं थे, उनको भी गवर्नमेंट ने अब 5 लाख का बेनिफिट दिया। यहां पे कोई भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं है, बॉटम क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं, सभी सीनियर सिटीजन को एलिजिबल है। चाहे आपने खुद की पॉलिसी ली भी हुई है तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, खुद की पॉलिसी ली हुई है या फिर कोई ईपीएफओ की पॉलिसी ली हुई है, तो आप यहां पे आपको 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ईसीएचएस, आयुष्मान सीएपीएफ स्कीम, वो भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और दूसरी बात है, जब आपको पॉलिसी को रिडीम करवाना है, यानी कि जब पॉलिसी यूज करनी है, तो सीनियर सिटीजन के बाद ऑप्शन है कि वो या तो पहले आयुष्मान भारत स्कीम का बेनिफिट ले लें या फिर वो अपनी दूसरी पॉलिसी का बेनिफिट ले लें। तो ये ऑप्शन हमारे सीनियर सिटीजन को यहां पे दी गई है। ठीक है, ये था आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में डिटेल डिस्कशन। तो अभी आपको याद रखना है कि सिर्फ 2 स्टेट्स हैं इंडिया में, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, जहां पे आयुष्मान भारत स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होती है। पहले ओडिशा भी था, बट अब ओडिशा में वो 34 स्टेट बन चुका है टू इंप्लीमेंट दिस स्कीम हियर।
ठीक है जी। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं आज का फाइनल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वे या रिपोर्ट कह लीजिए, इसको बोलते हैं। यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, और इस क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हम समझेंगे यूडीआईएससी प्लस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूडीएससी प्लस रिपोर्ट क्या है। देखिए यूडीएससी का मतलब है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। तो पहले 2018 में जब ये रिपोर्ट बनी थी उसका नाम था यूडीएससी। फिर जब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया तो उसके बाद क्या हुआ, यूडीएससी प्लस रिपोर्ट रिलीज होने लगी। ठीक है जी, तो याद रखना यूडीएससी प्लस 2022-23 से ये वाला रिपोर्ट 22-23 24-24 से यूडीएससी प्लस रिपोर्ट रिलीज होता है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ठीक है जी, जैसे मैंने को बताया यूडीएससी 2012-13 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बताना, तो पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताता है। इसीलिए ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे इंडिविजुअल स्टूडेंट डाटा जो है उसको अब हमने इंडिविजुअल स्टूडेंट डाटा को असेस करना स्टार्ट किया है। ठीक है जी, फ्रॉम द यूडीआईएससी प्लस 2023-24 रिपोर्ट है। ठीक है, अब समझते सबसे पहले क्या क्या चीजें आई। अब देखो, उन्होंने बोला एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल इकोसिस्टम को हमने रिक्लासिफाई किया है एज पर द न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो यही पेडागोजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर जो हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने दिया है। फाउंडेशनल होती है जिसको बोलते हैं प्री प्राइमरी प्लस प्राइमरी एजुकेशन, फिर आ जाती है आपकी प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, और फिर आ जाती है सेकेंडरी जिसको बोलते हैं सेकेंडरी प्लस हायर एजुकेशन जो है यहां पे कवर किया जाता है। अब इस रिपोर्ट ने क्या बोला है कि स्टूडेंट्स कितने हैं जी, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सेक्टर। तो फाउंडेशनल स्टेज में 22% स्टूडेंट्स हैं इंडिया में। ठीक है जी, प्रेपरेटरी स्टेज में 27%, 25% मिडिल स्टेज में और 26% आते हैं आपके सेकेंडरी स्टेज में। तो ये पहला चीज है परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्टूडेंट्स का क्या क्या एजुकेशन लेवल है। फिर आ जाता है परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी के हिसाब से। ये तो ओवरऑल स्टूडेंट्स हो गए। अब आते हैं कैटेगरी वाइज। तो बोला गया है 27% जनरल पर्सन है जो स्कूल्स में है, 18% एससी, देन इज 10% एसटी, एंड देन वी हैव 45% ओबीसी। ठीक है दोस्तों, ये रिपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा यार मुझे पता है काफी फैक्चुअल है, बट हमें पढ़ना पड़ेगा। उसका कारण पता है क्या है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। तो हमें किसी भी जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमें चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इस चीज के ऊपर। उन्होंने बोला आधार सीडिंग, यानी कि आधार बेस्ड एनरोलमेंट जो है वो कितनी है, 79.4% ऑफ नेशनल एवरेज जो है वो हमारी आधार सीडिंग यानी कि आधार बेस्ड एनरोलमेंट है। अब आते हैं जी हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट एनरोलमेंट कहां पे है, अंडमान एंड निकोबार में 99%, ठीक है, लक्षद्वीप 98.9 और आंध्र प्रदेश में 98.1, और लोएस्ट कहां पे है, मेघालय में देखिए 24.18, बिहार में उसके बाद 38.8 और मणिपुर में 51.8%। फिर आ जाता है जी स्कूल्स की अंडर यूटिलाइजेशन, यानी कि हमारे पास जो जितने नंबर ऑफ स्कूल्स हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। तो बोला गया है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान, इनके बाद बोला गया कि दे हैव मोर स्कूल्स अवेलेबल देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, यानी कि स्कूल ज्यादा है, बच्चे कम है, तो यहां पे क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है जी, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान यहां पे अंडर यूटिलाइजेशन है। अब आ जाता है ओवर यूटिलाइजेशन। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि भाई स्कूल कम है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं वो ज्यादा हैं। तो वो कौन से हैं जी, वो आती हैं स्टेट्स लाइक तेलंगाना, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। ठीक है, तेलंगाना, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, बिहार, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इनको एक बार रीड कर लेना और जब हम नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे हम दोबारा इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। शुरू के 5 मिनट दोबारा एक बार इस रिपोर्ट को दोबारा मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा, ताकि यार ये रिपोर्ट मिस ना हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं कि मिस ना हो कुछ इसमें से। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे ऊपर एनरोलमेंट के ऊपर।
स्कूल एनरोलमेंट इंडिया में डिक्रीज हुआ है बाय 37 लाख, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे स्कूल में आते थे वो एनरोलमेंट रिड्यूस हुआ है। 16 लाख गर्ल्स हैं और 21 लाख लड़के हैं, ठीक है जी। बट और स्कूल एनरोलमेंट 2018-19 लेवल के कंपैरेटिवली 1 करोड़ लोग जो है वो डिक्लाइन किए और बिहार में सबसे ज्यादा शार्पेस्ट ड्रॉप देखा गया, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट देखिए 24.8 करोड़ लोगों ने बच्चे एनरोल किए हैं, जहां पे गर्ल हैं 11.93 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ और बाकी लड़के हैं 12.87 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ और अप्रोक्सीमेटली 25 करोड़ हमारे टोटल एनरोलमेंट्स हुई हैं। 22-23 में देखिए 25.17 था और 12 और 13 अप्रोक्सीमेटली यहां पे याद रखना, ठीक है जी। चलिए अब नंबर आता है एज पर द कैटेगराइजेशन। तो ये गाइस यहाँ पे आप जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दैट थिंग कि एससी है 4.47 करोड़ रुपीस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2.46, ओबीसी 11.2, मुस्लिम स्टूडेंट्स एंड माइनॉरिटीज इज 4.98 करोड़ आर द स्टूडेंट्स हियर। मुझे पता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना, और फिर थोड़ा सा ज्यादा बेटर हम तरीके से इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो चीजें आपको समझ आनी यानी कि आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। अब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ड्रॉप आउट रेशियो की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड एट अ स्पेसिफाइड एजुकेशन टू द पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप। देखो अब अगर मैं फाउंडेशनल स्टेज की बात करूं तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 41.45 है, प्रेपरेटरी लेवल पे 96.5% है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, मिडिल पे 89.5 और सेकेंडरी में 66.5% आती है, ठीक है। फिर आ जाता है जी दैट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो टू ड्रॉप आउट रेशियो, ये हमारा कितने एनरोल और कितना ड्रॉप आउट, ये रेशियो यहां पे आता है। अब आते हैं प्यूपल टू टीचर रेशियो, यानी कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारे स्कूल्स में टीचर्स ही अवेलेबल, इंडिया में टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो आता है प्यूपल टू टीचर रेशियो के हिसाब से। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बताया था कि हमारी प्यूपल टू टीचर रेशियो 30:1 होनी चाहिए, ठीक है। हर 30 बच्चों के लिए हमारे पास एक टीचर होनी चाहिए। अब आता है चंडीगढ़ और दिल्ली में हाईएस्ट स्टूडेंट रेशियो है, हाईएस्ट स्टूडेंट पर स्कूल इज विद पीपल टू टीचर रेशियो, ठीक है ना। देन स्टेट्स लाइक असम, झारखंड, कर्नाटक एंड उड़ीसा, दे हैव फ्यूअर स्टूडेंट्स पर स्कूल, ठीक है जी। जहां बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे हमें बेटर करना पड़ेगा, तो यहां पे पीपल टू टीचर रेशियो जो है यहां पे चंडीगढ़ दिल्ली में ज्यादा है और असम कर्नाटक झारखंड उड़ीसा में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहां पे की गई है, ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं हमारे सवाल के ऊपर कि व्हाट वाज द क्वेश्चन हियर। पहली स्टेटमेंट सी है कि आधार सीडिंग्स अमंग स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंडिया हैज अ नेशनल एवरेज ऑफ 79.4%, बिल्कुल सही है। अंडमान एंड निकोबार में सबसे हाईएस्ट था, बिल्कुल सही था। अब बोला स्टेट्स लाइक तेलंगाना, पंजाब, दिल्ली हैव अंडर यूटिलाइजेशन, नहीं था, यहां पे ओवर यूटिलाइजेशन है, ठीक है, ओवर यूटिलाइजेशन है। और अगर मैं बात करूं स्कूल एनरोलमेंट इन इंडिया, यहां पे डिक्रीज किया गया था 1 करोड़ एज कंपेयर टू 2018-19 लेवल, तो ये भी बिल्कुल यहां पे सही है। तो दोस्तों ये था आपका आज का सेशन, जहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सेशन मजेदार लगा होगा, समझ आया होगा। अगर मजा लगा है, अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज डू लेट अस नो अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और चीजें रिवाइज कीजिए और मुझे बताइए जो 2-3 सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ पोखरान टेस्ट, आपको मुझे फटाफट में कमेंट सेक्शन में उसके बारे में भी यहाँ पे बताना है। और दोस्तों अगर आप अपनी प्रेपरेशन को और एनहांस करना चाहते हैं तो एडुटैप आपकी मदद कर रहा है फॉर दी एसबीआई, फॉर क्लियरिंग योर एसबीआई एग्जामिनेशन, जहां पे हमने आपके लिए 3 स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किए हैं। एक है एसबीआई पीओ का लाइव क्रैश कोर्स, जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। एडिशनल एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जहां पे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द फैकल्टीज। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज करना है तो आपको प्रियो प्लस क्लरिकल हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जहां पे आपको 15,000 प्लस सवाल मिलेंगे। अगेन करंट अफेयर्स के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट आपको क्यूआरई के यहाँ पे मिलेंगे। और अगर आपका टारगेट सिर्फ एसबीआई पीओ और आप चाहते हैं कि सिर्फ मुझे एसबीआई पीओ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही मिले, तो दोस्तों वहां पे भी आपको एसबीआई पीओ के आप एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स प्लस मेन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पे आपको 10,000 से प्लस सवाल आप कर सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट और आपको फुल लेंथ टेस्ट जहां पे भी आपको मिलेंगे। बाकी और जानकारी लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उस डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक कीजिए और वहां पे जाके आप इन कोर्सेज के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, दैट इज edutap.in, edutap.in, ठीक है, तब यहां पे भी विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको
इस सेशन में या करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है और आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है या आप उससे स्ट्रेटजी आपको लग रहा है कि बेटर कैसे बना सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के बारे में कोई भी डाउट है, आप हमें ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, यानी कि 8146207241। सो दिस वाज ऑल फॉर द सेशन गाइस। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी हमने पढ़ा है आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आप इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए, जो भी पॉइंट्स आपने नोट किए हैं उनको भी समझिए और अच्छी तरह रिवाइज कीजिए। और मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते सेम टाइम, शनिवार सुबह 7 बजे, अगले हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके। अगर आपके मन में कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं मुझसे कि सर प्लीज ये टॉपिक को भी कवर कर दीजिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा टॉपिक ऐसा है और मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को अपने अगले सेशंस में इंक्लूड करूंगा। टिल देन आई वुड से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना जो भी आपका टारगेट है उसको, उसके नियर जाइए और उसको मैं चाहूंगा कि उसको जरूर अचीव कीजिए। ऑन दैट नोट, बाय।